राधे राधे दोस्तों। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का दोस्तों क्या है, काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हमारी क्लास राजस्थान के इतिहास को लेकर है। कौन सी क्लास हमारी दोस्तों? राजस्थान के इतिहास को लेकर है। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था वागड़ या डूंगरपुर के गोहिल दोस्तों। हमारी इस क्लास के अंदर आपको पता है कि हम जीरो से शुरुआत करके कहाँ तक सिक्कर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक? सिक्कर जाने तक का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों क्लास को पूरी देखना और जुड़े रहना, क्योंकि इस क्लास में जो विशेषता है वो है ग्रेड थर्ड जो शिक्षक भर्ती आ रही है उसके लिए, जो चतुर्थ श्रेणी, जो कितनी 52,000 पदों पर है दोस्तों। कितनी पदों पर? 52,000 पदों पर है। और आपको पता है कि कल सीईटी के बारे में आया कि ये जो अभी सीईटी का एग्जाम हुआ है उसकी क्या है, मान्यता है वो 1 साल की है। और जो 2025 के अंदर एग्जाम होगा उसकी मान्यता 3 साल करेंगे। कितनी? 3 साल करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के अंदर हम रावल प्रताप सिंह से शुरू करेंगे, जो सोमदास तक हम लेकर चलेंगे दोस्तों। छोटे छोटे बिंदु पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और हमारे वागड़ या डूंगरपुर के गोहिल का कौन सा, ये पार्ट 3 है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी क्लास को शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो अपनी क्लास को हम शुरुआत करेंगे रावल प्रताप सिंह से। कहाँ से दोस्तों? रावल प्रताप सिंह से हम शुरुआत करेंगे। रावल प्रताप सिंह से शुरुआत करेंगे। इस रावल प्रताप सिंह के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसका जो शासनकाल है, शासनकाल कितना है? 1398 से लेकर 1424 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। कितना दोस्तों? 1398 से लेकर 1424 तक इसका क्या है, शासनकाल है। ठीक है, ये तो हो गया इसका शासनकाल। अब हम आगे बात करें तो रावल प्रताप सिंह किनका उत्तराधिकारी था दोस्तों? तो ये जो रावल प्रताप सिंह है दोस्तों, ये उत्तराधिकारी की बात करूं तो किनका उत्तराधिकारी था दोस्तों? उत्तराधिकारी किनका उत्तराधिकारी था दोस्तों? तो ये उत्तराधिकारी था कानड़ देव का। किनका दोस्तों? कान्हड़ देव का उत्तराधिकारी था दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इनका प्रसिद्ध नाम क्या था। किनका? इनका प्रसिद्ध नाम क्या था? रावल प्रताप सिंह दोस्तों एक प्रसिद्ध नाम से विख्यात हुए थे। आपको भी पता है दोस्तों, कोई आपका साथी होगा, कोई आपका दोस्त होगा जिनका एक ऐसा क्या है दोस्तों, निक नेम होगा। क्या होगा? एक निक नेम होगा। उस नाम से आप उसको जानते होंगे, जिसे कान्यो, मान्यो, नान्यो, लाल्यो, लुल्यो, ऐसा कुछ नाम होगा। तो उससे क्या है, आप जानते हैं, उसकी पहचान है। किसी को आप शक्तिमान कहते हो, किसी को कुछ नाम दे रखा है। क्या दे रखा है? नाम। तो उसी प्रकार से इनका भी क्या था, एक नाम था, और वो नाम था पाता रावल। क्या नाम था दोस्तों? वो नाम था पाता रावल नाम था इनका। जो एक नाम था वो था दोस्तों पाता रावल नाम था इनका। और इसी नाम के आधार पर दोस्तों बात करूं तो रावल प्रताप सिंह जी ने दोस्तों दो काम अच्छे किए थे। एक तो इन्होंने पातेला तालाब बनवाया था। क्या बनवाया था दोस्तों? पातेला तालाब बनवाया था। पातेला तालाब। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने पातेला दरवाजा भी बनवाया था। क्या बनवाया था? पातेला दरवाजा भी बनवाया था। पातेला दरवाजा बनवाया था। ठीक है,
ये तो हो गई रावल प्रताप सिंह जी के बारे में। एक बात और बताता हूँ, इन्होंने अपने नाम से, दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने अपने नाम से, रावल प्रताप सिंह ने क्या है, अपने नाम से, अपने नाम से दोस्तों क्या किया इन्होंने, अपने नाम से दोस्तों एक गांव बसाया, और उस गांव का नाम क्या था, प्रतापपुर, प्रतापपुर दोस्तों, या फिर दोस्तों क्या है, पातलपुर, पातलपुर गांव बसाया, पातलपुर क्या है, गांव बसाया। पातलपुर क्या है दोस्तों, गांव बसाया। ये दोस्तों हमारे जो क्या है, ये पूरे होते हैं रावल प्रताप सिंह, जो कहाँ के शासक थे दोस्तों, वागड़ के शासक थे। ये हमारे रावल प्रताप सिंह जी पूरे होते हैं। मैंने आपको यहाँ से शुरुआत की थी, इनका शासनकाल बताया था कि शासनकाल कितना है दोस्तों, तो इनका जो शासनकाल था वो शासनकाल था दोस्तों 1398 से लेकर 1424 ईस्वी तक। ये किनके उत्तराधिकारी थे, तो ये उत्तराधिकारी थे कानड़ देव का। किनका था दोस्तों उत्तराधिकारी, कानड़ देव का था। इनका प्रसिद्ध नाम की बात करूँ तो इनका नाम है रावल। क्या नाम है प्रसिद्ध नाम दोस्तों, इनका प्रसिद्ध नाम पाता रावल है। और इन्होंने दोस्तों क्या है, पातेला तालाब और पातेला दरवाजे बनवाए थे। कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर बनवाए थे, ध्यान रखना। इन्होंने अपने नाम से क्या है, इन्होंने अपने नाम से प्रतापपुर या पातलपुर क्या है, गांव बसाया था दोस्तों। क्या बसाया था, प्रतापपुर या पातलपुर क्या है दोस्तों, गांव बसाया था इन्होंने। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे। अब हम बात करें आगे, तो दोस्तों आप नोट्स भी ऐसे उतार सकते हो, शानदार तरीके से मैं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको इतना कहता हूँ कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब के साथ साथ ही दोस्तों क्या है, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दो, और कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट जरूर कर दो। क्या कर दो, कमेंट कर दो, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या है दोस्तों, क्लास पसंद आई है। क्या आई है, क्लास पसंद आई है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, तो रावल प्रताप सिंह के बाद जो शासक बनेगा उस शासक का नाम है दोस्तों गोपीनाथ। क्या नाम है दोस्तों, उस शासक का नाम गोपीनाथ है। क्या नाम है दोस्तों, गोपीनाथ। अब इन गोपीनाथ जी के बारे में भी हम पहले तो शासनकाल देखते हैं कि इनका शासनकाल क्या था दोस्तों। परीक्षा में अब शासनकाल से प्रश्न कम पूछते हैं, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि इनका शासनकाल क्या है। तो दोस्तों इनका जो शासनकाल है वो है 1424 से लेकर 1447 ईस्वी तक। ठीक है ना, इनका जो शासनकाल है वो 1424 से लेकर 1447 ईस्वी तक है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ आपको दोस्तों समझाऊं, तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। एक अच्छे से मैं दोस्तों क्या है आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ दोस्तों। ये तो है गुजरात दोस्तों, क्या है, गुजरात है। इस गुजरात का शासक दोस्तों कौन है, अहमद शाह है। कौन है, अहमद शाह है। इधर दोस्तों मैं बात करूं तो इधर क्या है हमारा, वागड़ है। क्या है दोस्तों, इधर वागड़ है। इस वागड़ का शासक कौन है दोस्तों, गोपीनाथ है। कौन है, गोपीनाथ है दोस्तों, ध्यान रखना। कौन है, गोपीनाथ है दोस्तों। इनको बंद कर देता हूं मैं एक घेरे में, इनको भी घेरे में बंद कर देता हूं, ताकि क्या है ये एक एक राज्य के राजा हो गए। गुजरात के शासक कौन है दोस्तों, अहमद शाह है। कौन है दोस्तों, अहमद शाह है। ठीक है, ये अहमद शाह क्या करता है,
हमारे इस वागड़ पर दोस्तों क्या करता है, वागड़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, मान लिया आक्रमण किया, क्या आक्रमण करने से अहमद शाह जीतता है या गोपीनाथ जीतता है? इन्होंने पहल कर दी, अहमद शाह ने क्या कर दी, अहमद शाह ने पहल कर दी दोस्तों, क्या करके, आक्रमण करके। इस आक्रमण के दौरान दोस्तों ये गोपीनाथ क्या है, पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गोपीनाथ पराजित हो जाते हैं। और पराजित होकर दोस्तों क्या है, ये जो गोपीनाथ है, ये गोपीनाथ अहमद शाह की क्या है, अहमद शाह की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और ये अधीनता कौन स्वीकार करता है दोस्तों, तो ये जो अधीनता है वो अधीनता स्वीकार कौन करता है, गोपीनाथ करता है। और किन की करता है, तो इस अहमद शाह की करता है दोस्तों। किन की करता है, अहमद शाह की करता है दोस्तों। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब मैं एक छोटा सा बिंदु और समझा देता हूँ कि ये जो गोपीनाथ है दोस्तों, ये गोपीनाथ क्या करता है, गोपीनाथ अहमद शाह की, किसकी दोस्तों, अहमद शाह की क्या है, अहमद शाह की क्या है दोस्तों, अधीनता स्वीकार करता है। लिख देता हूं मैं, अहमद शाह की, थोड़ा सा अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूं मैं, अहमद शाह की अधीनता स्वीकार करता है। अधीनता स्वीकार करता है। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा दोस्त एक कह रहा है कि सर जी ये अधीनता थोड़ा सा सही लिख दो। क्या कर दो, थोड़ा सा सही लिख दो, ताकि हमें समझ में आ जाए कि अधीनता इसने क्या है, स्वीकार की। तो मैंने कहा ले भाई थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, अधीनता ये ले। ठीक है ना, अब दिख रहा है ना आप लोगों को। दोस्तों कल की क्लास के अंदर एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। नहीं, उसका कहना था कि सर आपकी जो आवाज़ है वो कम आती है। मैंने कल चेक भी किया था, 19-20 का फ़र्क था, मुझे ज़्यादा कोई विशेष फ़र्क नहीं लगा। लेकिन हो सकता है उस भाई को कम लगी है। तो मैंने आज कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी आवाज़ को क्या है, संसाधन के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यह बात आपके समझ में आ गई दोस्तों कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, कि गुजरात शासक अहमद शाह ने वागड़ के गोपीनाथ पर क्या है, आक्रमण किया। और आक्रमण करके दोस्तों क्या करता है, आक्रमण करता है, तो हमारे गोपीनाथ जी पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पराजित। और अहमद शाह की क्या है, अधीनता स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, अहमद शाह की अधीनता स्वीकार करते हैं। यह बात आप लोगों के समझ में आ गई है दोस्तों। अब हम आगे बढ़े इसी गोपीनाथ को लेकर। तो एक और गोपीनाथ को लेकर एक बिंदु और याद रखना दोस्तों, इस गोपीनाथ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो इस गोपीनाथ के समकालीन, गोपीनाथ के समकालीन, गोपीनाथ के समकालीन मेवाड़ शासक कौन था दोस्तों, मेवाड़ शासक वो थे दोस्तों हमारे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। दोस्तों मैं जो लिख रहा हूँ ना वो आप पढ़ तो पा रहे हो ना, समझ तो पा रहे हो ना। महाराणा कुंभा थे। मैंने कल से क्या है थोड़ा सा मोटा पेन यूज करना शुरू किया, ताकि आप लोगों को क्या है समझ में आसानी से आए, समझ सको कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों।
क्योंकि ऐसे ही क्लास बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। मैं आपको फिर कहता हूँ, क्लास से जुड़े रहना, क्लास को समझने का प्रयास करना दोस्तों। नोट्स आपके पास भरपूर पड़े हैं, भरपूर किताबें हैं दोस्तों आपके पास, अलग अलग सर की किताबें हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटरों की नोट्स है आपके पास, अलग अलग लेखकों की किताबें हैं। लेकिन दोस्तों मैं क्या है आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो समझने का प्रयास करना आप भी दोस्तों, आपको भी क्या है समझ में आएगा। क्या आएगा? समझ में आएगा दोस्तों, अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो, ठीक है ना। और नहीं करोगे तो नहीं आने वाला, ध्यान रखना। तो समझने का प्रयास आपको करना है। आगे बढ़े तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था दोस्तों, वो बात यह है कि हमारे एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। क्या है दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या है दोस्तों? एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है कि हमारे महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इस प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है कि कुंभा ने, किसने? कुंभा ने, कुंभा ने क्या है? कुंभा ने, कुंभा ने गुजरात शासक, गुजरात के, कुंभा ने क्या है? गुजरात के, गुजरात के आधिपत्य से, गुजरात के क्या है दोस्तों? आधिपत्य से, आधिपत्य से क्या है? गोपीनाथ को मुक्त करवाया। गोपीनाथ को क्या है? मुक्त करवाया, मुक्त करवाया। दोस्तों अब आपके समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। हमने पिछली हमने थोड़ी देर पीछे क्या देखा? हमने ये देखा कि गुजरात शासक अहमद शाह इस गोपीनाथ पर क्या है? आक्रमण करता है। और गोपीनाथ दोस्तों क्या है, हमने देखा कि अधीनता स्वीकार करता है किसकी? अहमद शाह की। ये देखा था दोस्तों हमने। थोड़ी देर बाद हम कहते हैं कि इसी गोपीनाथ को क्या है? इसी गोपीनाथ को क्या है? कुंभा, हमारे महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा, जो कहाँ के? मेवाड़ के शासक है दोस्तों। कौन है? मेवाड़ के शासक। ये मेवाड़ के शासक कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार दोस्तों, ध्यान रखना, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने गुजरात के आधिपत्य से, आधिपत्य से गोपीनाथ को क्या है? मुक्त करवाया था दोस्तों। क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। आधिपत्य दोस्तों क्या था? आधिपत्य का अर्थ होता है कि किसी के अधीन रहकर काम करना। क्या है? किसी के अधीन रहकर काम करना। किसी के क्या है दोस्तों? अधीन रहकर काम करना। ठीक है, रहकर क्या है दोस्तों? काम करना। अधीन रहकर क्या है दोस्तों? काम करना। ठीक है ना। अधीन रहकर क्या है दोस्तों? काम करना। अधीन रहकर काम करना, ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं गोपीनाथ को लेकर कि गोपीनाथ ने और क्या काम किया। ये तो अधीन रहकर काम किया, ठीक है, फिर छुड़ा भी दिया किसने? कुंभा ने। ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको अभी समझा दूंगा। अभी ये लो, समझा दिया मैंने आपको। कैसे समझाया? अभी समझा रहा हूँ कैसे, क्या समझाया, ऐसे समझाया। कहोगे कि सर ने अच्छे से समझाया ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। और क्या है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सारे प्रश्न सही करके आए हैं और अच्छे नंबर से लाए हैं। तो दोस्तों कान्हा एजुकेशन को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करना और साथ जरूर देना दोस्तों। एक सोमनाथ का मंदिर आता है दोस्तों,
क्या आता है? एक सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर को लेकर मैं एक बात बता रहा हूँ गोपीनाथ की। सोमनाथ मंदिर है दोस्तों, क्या है? सोमनाथ मंदिर है। अब इस सोमनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको एक बिंदु तो बता रहा हूँ कि इसको तोड़ा किसने था। ठीक है दोस्तों, इसको तोड़ा किसने था। और दूसरा बिंदु मैं आपको बताऊंगा कि इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था। जीर्णोद्वार किसने करवाया था, यानी कि जीर्णोद्वार, जो मंदिर टूट टूट गया था उसको वापस बनवाया किसने था। तोड़ने वाले व्यक्ति थे गुजरात सुल्तान, यानी कि गुजरात के शासक अहमद शाह। गुजरात सुल्तान अहमद शाह। गुजरात सुल्तान अहमद शाह। गुजरात सुल्तान अहमद शाह, इन्होंने तो क्या है, इस सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था और इस मंदिर को जीर्णोद्वार करवाने वाले व्यक्ति थे हमारे गोपीनाथ। कौन थे? गोपीनाथ। कौन थे दोस्तों? गोपीनाथ। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सोमनाथ मंदिर है। क्या है दोस्तों? एक सोमनाथ मंदिर है। इस सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है दोस्तों, वो है हमारे गुजरात सुल्तान अहमद शाह। ठीक है। मंदिर तोड़ने के बाद इस मंदिर का दोस्तों जीर्णोद्वार करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? जीर्णोद्वार करवाया जाता है। और ये जीर्णोद्वार गोपीनाथ के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? गोपीनाथ के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोपीनाथ के बारे में एक बिंदु और देख लेते हैं। जब हमने इतने देख लिया तो गोपीनाथ के कोई निर्माण कार्य की बात करें तो कोई निर्माण कार्य है क्या, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो गोपीनाथ के बारे में हम निर्माण कार्य की बात करें तो ये तो रहे हमारे गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी, ठीक है। इनके बारे में हम बात करें तो गोपीनाथ जी ने दोस्तों क्या किया, गोपीनाथ जी ने अपने राज्य डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर दोस्तों, कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर दो अच्छे से निर्माण कार्य करवाए। क्या करवाए? दो अच्छे से निर्माण कार्य करवाए। पहला निर्माण कार्य कौन सा था इनका दोस्तों, देखना। एक तो था गेब सागर। क्या है दोस्तों? गेब सागर झील का निर्माण करवाया। किसका? गेब सागर झील। दूसरा निर्माण इनका देखे तो गेप पोल नामक दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था दोस्तों? गेप पोल नामक दरवाजा बनवाया था। नामक दरवाजा बनवाया था। दरवाजा, ठीक है। ये इनके क्या है, कार्य है दोस्तों। गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी ने दोस्तों डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर? डूंगरपुर में दोस्तों एक तो बनाई थी गेब सागर झील। क्या बनवाई? गेब सागर झील। दूसरी इनका निर्माण कार्य हम देख रहे हैं दूसरा, वो है गेप पोल नामक दरवाजा। क्या है? गेप पोल नामक दरवाजा। ये गोपीनाथ के क्या है दोस्तों? तो गोपीनाथ के दोस्तों यह है निर्माण कार्य। क्या है? निर्माण कार्य। ध्यान रखना, ये हम जो देख रहे थे ये क्या है? निर्माण कार्य है। इतना आप ध्यान रखोगे। मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं ताकि आप क्या है, कम शब्दों में ज़्यादा पढ़ पाओ, समझ पाओ। गोपीनाथ ने डूंगरपुर में दो निर्माण करवाए। कितने? दो निर्माण। एक क्या बनवाया? गेप सागर झील। दूसरा दोस्तों गेप पोल दरवाजा बनवाया था। कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, यह बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगले शासक के ऊपर, जिनका नाम है दोस्तों सोमदास या सोबदास। क्या नाम है? सोमदास या सोबदास है।
सोमदास के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोमदास, अगला जो शासक है दोस्तों वो है सोमदास। इससे कभी कभी दोस्तों सोबदास भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, सोमदास या सोबदास। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे, सोमदास या सोबदास। सोमदास को क्या है, सोबदास भी कहा जाता है। आप जानते होंगे कि किसी एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, तो ठीक है, कोई लेखककार ने सोमदास, किसी ने सोबदास कह दिया तो कह दिया। कान का क्या है, थोड़ा सा फर्क रह गया सुनने में और उसने लिख दिया, कोई बात नहीं। इनका जो शासन काल है वो है दोस्तों 1447 से लेकर, कहाँ से दोस्तों, 1447 से लेकर 1480 ईस्वी तक है इनका शासनकाल। यह आप ध्यान रखोगे कितना है, 1447 से लेकर 1480 ईस्वी तक शासनकाल है दोस्तों। सोमदास या सोबदास की बात करें दोस्तों तो मोटे मोटे बिंदु दोस्तों 3 से 4 याद रखने हैं इनके। 3 से 4 बिंदु में हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला बिंदु हम लेते हैं सोमदास को। ठीक है दोस्तों, सोमदास को हम लेते हैं। यह है सोमदास। एक तरफ दोस्तों क्या है, बार्या व भील थे। कौन थे, बार्या और भील थे। बार्या व भील थे, कौन थे दोस्तों, बार्या व भील है। कौन है, बार्या व भील। इन बार्या व भील के पास दोस्तों एक कटारा पहाड़ी है। क्या है इनके पास, कटारा पहाड़ी है। क्या है, कटारा पहाड़ी इनके पास। ये सोमदास चाहता है कि ये कटारा पहाड़ी क्या है, अपने अधिकार में ले ले। इस कटारा पहाड़ी को क्या है, अपने अधिकार में ले। क्या ले, अपने अधिकार में ले। अब अपने अधिकार में कैसे लेगा दोस्तों, अपने अधिकार में कैसे लेगा, अधिकार में ले। इस पर क्या है, अधिकार करना चाहता था। क्या करना चाहता था सोमदास, इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। किस पर, इस पर। सोमदास क्या है, इस पर अधिकार करना चाहता था, इस कटारा पहाड़ी पर। और ये कटारा पहाड़ी किन के पास थी, बार्या व भील के पास थी। तो सोमदास क्या करता है, सोमदास करता है इन पर आक्रमण। क्या करता है, इन पर आक्रमण करता है। सोमदास क्या करता है, आक्रमण करता है। आक्रमण करता है। आक्रमण किन पर करता है, बार्या और भील पर क्या है, आक्रमण करता है। अब आक्रमण किया है तो आक्रमण करने पर दोस्तों क्या है, ये बार्या व भील क्या है दोस्तों, पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। अब जब बार्या व भील दोस्तों क्या है, पराजित हो जाते हैं और इनके पास जो कटारा पहाड़ी है, इस कटारा पहाड़ी पर क्या है, ये सोमदास आता है और अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इनका पहला बिंदु यही था सोमदास का, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। शायद आपके समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मैं समझाता हूँ दोस्तों। सोमदास क्या है, सोमदास बार्या व भील थे। इन बार्या व भील के पास एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों कटारा पहाड़ी। क्या नाम है, कटारा पहाड़ी। इस कटारा पहाड़ी पर अपना क्या है, सोमदास अधिकार चाहता था। क्या चाहता था, अपना अधिकार चाहता था। और ये चाहना ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये चाहना ही क्या क्या करवा देता है, मैं बयां नहीं कर सकता दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। बाकी चाहना ही क्या है, एक आदमी को किसी लड़की के प्रति पागल बना सकती है। और ये चाहना ही दोस्तों क्या है, एक आदमी को दोस्तों कहाँ से
जीरो से शिखर तक पहुंचा सकती है। और ये चाहना ही दोस्तों क्या है, एक आदमी को अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो ये चाहना और चाहता बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप भी अपनी मंजिल को चाहते हो तो इस मंजिल की ओर निकल पड़ो। सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों घबराओ मत, पीछे मत हटो। क्या है, पीछे मत हटो। लोग आपको मिलेंगे, क्या करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है, एक भर्ती निकल गई तेरे से कुछ नहीं हुआ, दूसरी निकल गई कुछ नहीं कर पाया, तीसरी निकल गई फिर भी तू कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो शांत रहकर पढ़ते रहो, अपनी मंजिल को चाहते रहो, अपने लक्ष्य को चाहते रहो, अपने मंजिल और लक्ष्य को, आप जिस पद पर जाना चाहते हो उसको चाहते रहो। उनको अगर चाहोगे तो आप जरूर पहुंच पाओगे वहां तक दोस्तों। क्योंकि चाहना ही क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए दोस्तों। तो इसी प्रकार ये सोमदास भी क्या है, इस कटारा पहाड़ी को चाहते थे और इस पर अधिकार करने के लिए किनको, बारिया व भील को पराजित करना पड़ता। तो इसलिए सोमदास क्या करता है, इन पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके इनको तो कर देता है पराजित। और कटारा पहाड़ी पर किसका, इस सोमदास का दोस्तों क्या है, अधिकार हो जाता है। किसका, इस सोमदास का इस कटारा पहाड़ी पर क्या है, अधिकार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़े और अगला बिंदु हम सोमदास का देखते हैं। तो अगला बिंदु हमें देखने को मिलता है कि इस सोमदास के समकालीन मालवा शासक कौन था। ये जो सोमदास है, इस सोमदास के समकालीन मालवा शासक, समकालीन मालवा शासक कौन था दोस्तों, समकालीन मालवा शासक, मालवा शासक, तो उसका जो नाम है दोस्तों वो नाम आता है महमूद खिलजी। क्या नाम आता है दोस्तों, महमूद खिलजी नाम आता है, महमूद खिलजी नाम हमें देखने को मिलता है। अब आप ध्यान रखना, इस सोमदास के समकालीन जो मालवा शासक है दोस्तों वो कौन है, महमूद खिलजी है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे। अब ये महमूद खिलजी भी क्या है, महमूद खिलजी भी क्या है, सोमदास पर आक्रमण करता है। जैसे सोमदास ने बारिया व भील पर आक्रमण किया वैसे ही सोमदास पर महमूद खिलजी आक्रमण करता है। तो अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इधर तो हम लेते हैं मालवा शासक, किसको, मालवा शासक लेते हैं। मालवा के शासक कौन है, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। इधर हम जो शासक ले रहे वो ले रहे वागड़ का शासक। वागड़ का शासक कौन है, सोमदास। कौन है दोस्तों, सोमदास। सोमदास, ठीक है दोस्तों, वागड़ का शासक कौन है, सोमदास। ये तो आपके समझ में आ गया कि मालवा शासक महमूद खिलजी और वागड़ शासक सोमदास। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि महमूद खिलजी इस वागड़ पर, सोमदास पर क्या है, आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। और इस आक्रमण के दौरान सोमदास दोस्तों क्या करता है, समझौता करता है। सोमदास क्या करता है दोस्तों, समझौता करता है। अब यह समझौता किससे करता है दोस्तों, तो देखना, यह कहता है कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं, समझौता करना चाहता हूं।
तो अब समझौता करने के लिए ये तैयार है। और समझौता होता किनसे दोस्तों, देखना। तो जब सोमदास के ऊपर आक्रमण हुआ है, किसका? महमूद खिलजी का। किसका दोस्तों? इस महमूद खिलजी का आक्रमण होता है। महमूद खिलजी आक्रमण करता है किस पर? इस सोमदास पर। सोमदास के ऊपर आक्रमण होने से सोमदास कहता है कि मैं समझौते करने के लिए, मैं समझौता करना चाहता हूं आपसे। अब समझौता किनसे करना चाहता है? यह समझौता करना चाहता है महमूद खिलजी से। महमूद खिलजी कहता है कि मैं खाली हाथ समझौता नहीं करता। महमूद खिलजी क्या कहता है सोमदास को कि देख सोमदास, आक्रमण मैंने तेरे ऊपर किया, मैंने तेरे ऊपर सेना भेजी आक्रमण के लिए, और समझौता तू करना चाहता है। समझौता क्या है? तू समझौता करना चाहता है, तो मैं खाली हाथ यह समझौता नहीं कर सकता हूं। और उस समय दोस्तों जो समझौते होते थे वो या तो कोई ठिकाना दिया जाता था, या कोई अपनी बहन बेटी की सगाई की जाती थी, शादी की जाती थी, या फिर दोस्तों एक कर दिया जाता था। और कर के रूप में दोस्तों चाहे तो जमीन दी जाए, चाहे जेवर दे जाए, चाहे दोस्तों धन राशि दी जाए। तो क्या है, सोमदास इस समझौते के तहत दोस्तों महमूद खिलजी को क्या है, कर देता है। और कर के रूप में दोस्तों क्या है, धन राशि देता है। क्या देता है दोस्तों? धन राशि देता है। क्या देता है? धन राशि देता है। और धन राशि देकर दोस्तों क्या है, समझौता करता है। ठीक है दोस्तों, धन राशि देकर क्या है, समझौता करता है। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। और ये कर के रूप में धनराशि किसको मिली? तो ये मिली थी महमूद खिलजी को। ओके, अगर समझ में ना आया हो तो क्लास को एक बार वापस देख लेना। मैं एक बार हल्का सा और बताता हूँ कि मालवा शासक महमूद खिलजी ने दोस्तों क्या है, सोमदास पर आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया। और आक्रमण के दौरान दोस्तों क्या है, सोमदास समझौता करना चाहता था। क्या चाहता था? समझौता। और इस समझौते के रूप में क्या है, एक कर देता है। और कर के अंदर दोस्तों क्या है, धन राशि देता है। और ये धन राशि किसको? महमूद खिलजी को देता है। कौन देता है? तो सोमदास देता है। कौन देता है दोस्तों? सोमदास देता है। ये बात हो गई, आपके भी समझ में आ गई। अब दो बिंदु और चर्चा कर ले हम सोमदास के। कितने? दो बिंदु की हम और चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु यह है कि सोमदास के समय, सोमदास के समय सोमदास के समय ठीक है ना, सोमदास के समय दोस्तों समझना आप, डूंगरपुर के अंदर, सोमदास के समय डूंगरपुर में डूंगरपुर के अंदर दोस्तों क्या हुआ है, मंदिरों का निर्माण हुआ है। किनका? मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब वो मंदिर कौन कौन से बने हैं? तो इनके समय जो मंदिर बने थे, जैन व वैष्णव मंदिर। कौन से? जैन व वैष्णव मंदिर का निर्माण हुआ है। वैष्णव मंदिर मंदिरों का क्या है, निर्माण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सोमदास के समय डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर? डूंगरपुर में दोस्तों क्या है, जैन व वैष्णव मंदिरों का क्या है दोस्तों, निर्माण हुआ है। जैन व वैष्णव मंदिरों का क्या है, निर्माण हुआ है।
ठीक है, ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूं दोस्तों मैं, तो एक बिंदु और मैं बता देता हूं, किसका? सोमदास का। फिर अपनी क्लास को विराम देंगे। क्या देंगे? विराम देंगे आज के लिए। फिर हम आगे बात करेंगे कल सोमदास के आगे कौन शासक आएगा, क्या हुआ था उसके समय में, सारी बात करेंगे। तो दोस्तों सोमदास, ये तो है सोमदास। अब मैं बात करता हूँ, सोमदास ने अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य में यानी कि डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। अब राज्य में दोस्तों क्या है? पित्तल की मूर्तियों के लिए, किसकी? पित्तल की मूर्तियों के लिए, पित्तल की मूर्तियां, जो दोस्तों पित्तल की मूर्तियां होती है, इस पित्तल की मूर्तियां बनाने की जो कला होती है, जो पित्तल की मूर्तियां बनाने की जो कला होती है, पित्तल की मूर्तियां को बनाने की जो कला होती है, बनाने की जो क्या होती है दोस्तों? कला। बनाने की जो कला होती है, इस कला को क्या किया? इस कला को क्या है? बढ़ावा दिया। सोमदास ने इस कला को क्या किया? बढ़ावा दिया। क्या दिया? बढ़ावा दिया कि हमारे राज्य में जो पित्तल की मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो मूर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए। कैसे मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियां बनाने की जो तौर तरीके हैं, जो कला है, उस कला को क्या है? सिखाया जाए औरों को, और क्या है? पित्तल की मूर्तियां बनाई जाए। तो दोस्तों बात अच्छी है, गहरी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि सोमदास ने अपने राज्य के अंदर यानी कि डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर पित्तल की मूर्तियां, पित्तल की मूर्तियां जो क्या है? बनाने की जो कला है, पित्तल की मूर्तियां बनाने की जो कला है, बनाने की दोस्तों क्या है? कला है। उस कला को बढ़ावा दिया। क्या दिया? बढ़ावा दिया। तो अब यहां से प्रश्न कैसा आएगा कि सोमदास ने अपने राज्य में किस धातु की मूर्तियां बनाने की कला को बढ़ावा दिया है? तो कौन से धातु की मूर्तियां थी? पित्तल की थी। ठीक है, हो गई बात। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जुड़े रहे कान्हा एजुकेशन चैनल से। धन्यवाद आप सभी का।